नमस्कार। हिस्ट्री की क्लासेज में आपका स्वागत है। बीए फाइनल ईयर के हिस्ट्री के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनकी श्रृंखला में इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो हमने रावल रतन सिंह तक का इतिहास पढ़ा है। मेवाड़ पर या गुहिल राजवंश का जो रावल रतन सिंह तक का जो इतिहास है वो हमने पढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि मेवाड़ पर रावल रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी तत्कालीन जो दिल्ली के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। फिर उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया। रावल सिंह की मृत्यु हो गई और रावल रतन सिंह के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अधिकार किया, तो उसका नाम बदल के खिजराबाद रखा अपने बेटे के नाम पर और अपने बेटे को वहां का शासन सौंप करके स्वयं वापस दिल्ली चला गया। लेकिन खिजर खां भी लंबे समय तक वहां रहा नहीं और 1313 के अंदर से बताते हैं कि वो जो है वापस अपना जो शासन है वो मालदेव चौहान, जो कानरदेव के भाई थे, ये जालोर के जो कानरदेव थे शासक, उनके भाई, उनको सौंप करके, मालदेव चौहान को सौंप करके खुद भी वहां से चला जाता है। सिसोदा गांव में जो परिवार या जो चित्तौड़ राज परिवार का ही एक जागीरी गांव था और वहां पर जो हम्मीरदेव सिसोदिया थे उन्होंने आगे आने वाले काल में मालदेव चौहान के पुत्र जय सिंह या जैसा सिंह पर आक्रमण करके उनको पराजित किया और वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो चित्तौड़ पर वापस अधिकार कौन कर रहे हैं? ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को पराजित करके या रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। लेकिन कालांतर में सिसोदा गांव के जो ठाकुर हैं या जमींदार हैं, जागीरदार हैं, हम्मीरदेव सिसोदिया, ये सिसोदा गांव से इनका संबंध होने के कारण ये सिसोदिया कहलाए और यही राजवंश अब आगे आने वाले समय तक मेवाड़ पर दीर्घ काल तक राज करेगा। ध्यान रखें, रतन सिंह तक, यानी रतन सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ के शासकों की जो उपाधि रही है वो रही है रावल, लेकिन अब उपाधि होगी महाराणा। तो फिर से समझ ले, सिसोदा गांव के हम्मीरदेव सिसोदिया ने मालदेव चौहान या मालदेव सोनगरा के पुत्र जय सिंह या जैसा सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और जिस राजवंश के, जिस शाखा की स्थापना की वो थी महाराणा शाखा। तो अब इतिहास में चित्तौड़ पर जो शासन कर रहे हैं वो शासन या मेवाड़ के जो शासक है वो महाराणा की उपाधि के साथ में जाने पहचाने जाएंगे। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की या सिसोदिया वंश की नींव रखी। राणा हम्मीरदेव के बारे में अगर हम महत्वपूर्ण बातों को जाने तो इन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। हम्मीरदेव को कीर्ति स्तंभ के अंदर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके अंदर उनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है, यानी विकट स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारने वाले, एक तरह से हम कह सकते हैं, या विपरीत परिस्थितियों में साहस के साथ में उनका मुकाबला करने के कारण इनको कहा गया है विषम घाटी पंचानन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर होगा हम्मीरदेव। महाराणा शाखा की स्थापना किसने की, तो वो थे हम्मीरदेव। रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे, वो थे रतन सिंह, रावल रतन सिंह। ध्यान रखे, रावल रतन सिंह। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना का श्रेय
हम्मीरदेव को जाता है। हम्मीरदेव को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया। इसके अलावा इनको रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा की उपाधि भी दी गई। यानी जिस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया है, वास्तव में एक साहस का कार्य माना जाएगा। इनके समय में मेवाड़ के राजा क्या कहलाए? महाराणा। तो हमने आपको ऊपर बताया है कि अब मेवाड़ के जो शासक है वो महाराणा के उपाधि के साथ में जाने जाएंगे, यानी अपने नाम के साथ में वो महाराणा की उपाधि लगाएंगे। हम्मीरदेव को मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है। मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि रतन सिंह के समय या उनके बाद में आप समझे मेवाड़ एक तरह से उसकी आप स्थिति थी वो बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए वापस अधिकार करके हम्मीरदेव के द्वारा मेवाड़ में एक सुधार करने का प्रयत्न किया गया, इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है। हम्मीरदेव ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया और इसकी जानकारी हमें हम्मीर मन मर्दन, जिनके लेखक हैं जय सिंह सूरी, इनसे हमें मिलती। इसके अलावा हम्मीरदेव और उस समय दिल्ली के जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको हम सिंगोली का युद्ध कहते हैं। तो ये हम्मीरदेव के बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु थे या महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने। फिर से समझ ले, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव हम्मीरदेव ने रखी। हम्मीरदेव को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हम्मीरदेव को रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि दी गई है। इनके समय में मेवाड़ के राजा महाराणा कहलाए। हम्मीरदेव को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। इसके अलावा इसकी जानकारी हमें हम्मीर मद मर्दन ग्रंथ जो है जय सिंह सूरी का, उसके अंदर हमें मिलती है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो सिंगोली का युद्ध है उस समय, या यूं कह सकते हैं कि हम्मीरदेव काल में मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण या इन दोनों के मध्य हमें संघर्ष की जानकारी मिलती है, और वो युद्ध कहाँ लड़ा गया था? सिंगोली। सिंगोली का युद्ध भी कहा जाता है। ये हम्मीरदेव के शासन से संबंधित या उनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखनी। नेक्स्ट, आगे जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं लाखा सिंह या लक्ष्य सिंह। इनका शासनकाल है 1382 से 1421। देखिए, नाम से समझिए, लाखा सिंह या लक्ष्य सिंह, लक्की सिंह कहिए इनको, क्योंकि ये वास्तव में लक्के थे। इनके काल में एक पिच्छू बंजारे ने, एक छिड़ीमार पिच्छू बंजारा था, उसने पिछोला झील बनवाई थी उदयपुर के अंदर। ध्यान रखें, पिछोला झील को किसने बनाई थी? एक पिच्छू बंजारे ने। इसके अलावा इनके काल में जावर में चांदी की खान निकली थी। तो वास्तव में ही बहुत भाग्यशाली है ये, लक्की है ये लक्ष्य सिंह है या लक्की सिंह आप इनको कह सकते हैं। हम इनको कहे कि जावर में चांदी की खान इनके काल में निकली थी, और उसके बाद में काफी जो समृद्धि है वो हमें मेवाड़ में दिखाई देती है, क्योंकि सेना का निर्माण हो, हथियारों का संग्रह हो। इसके अलावा क्योंकि जब पैसे आ गए, अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तो इनके काल में फिर इसके बाद में जो है मेवाड़ जो है प्रोग्रेस करता गया। ये एशिया की सबसे बड़ी खान है वैसे जावर। अब इनके काल में एक घटना घटती है। वो घटना क्या है? मारवाड़ के राजकुमार है रणमल राठौर, और उनकी एक बहन है हंसाबाई। तो हंसाबाई की शादी करनी है, तो वो अपना नारियल किन के लिए भेजते हैं? लक्ष्य सिंह या लाखा के बेटे राव चुंडा के लिए, राणा चुंडा के लिए। मारवाड़ के राजकुमार रणमल राठौड़ की बहन है हंसाबाई। हंसाबाई की शादी के लिए
शादी का नारियल सगाई के लिए किसके पास भेजा जाता है? लक्ष्य सिंह या लाखा सिंह के या लाखा के बेटे राणा चुंडा के। देखिए घटना क्या होती है कि उस समय जब ये नारियल लेकर के ब्राह्मण वहां जाते हैं राज दरबार के अंदर, तो उस समय राणा चुंडा उपस्थित नहीं होते हैं, कहीं बाहर गए हुए होते हैं। लक्ष्य सिंह या लाखा सिंह वहां मौजूद थे, तो वो मजाक में ऐसे बोल देते हैं कि बुढ़ापे में, इस उम्र में, वृद्धावस्था के अंदर मेरे साथ ही मजाक कौन कर रहा है या किसने की है, यानी ये नारियल किसने भेजा भाई मेरे लिए। हालांकि उनकी मजाक थी, लेकिन इस बात की जानकारी जब मिलती है राणा चुंडा को या चुंडा को कि जब ये नारियल हंसाबाई का राज दरबार में आया था, उनके पिताजी जो लक्ष्य सिंह थे या लाखा थे, उन्होंने इस तरह का जो विचार प्रकट किया, यानी आप ये समझिए कि उनके मन में कहीं न कहीं ये जो शादी की बात है वो आ गई थी। तो राणा चुंडा को ये बात थोड़ी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिताजी शादी करना चाहे तो कोई बात नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। अब ये बात जब वापस वो जो मैसेंजर वाले या यूं कहीं को नारियल लेके आए थे, वो जाकर के रणमल राठौर को बताते हैं कि भाई ये बात उन्होंने तो कही है लाखा ने या लक्ष्य सिंह ने कि भाई ये बुढ़ापे में मेरे साथ में मजाक किसने किया है, मेरे लिए शादी का नारियल लेके कौन आया इस समय। रणमल राठौर इसको थोड़ा गंभीरता से लेते हैं। वो वापस ये मैसेज पहुंचाते हैं मेवाड़ कि हाँ, मैं अपनी बहन की शादी यानी हंसाबाई की जो शादी है वो लक्ष्य सिंह से कर दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। यानी रणमल राठौर अपनी बहन की शादी जो पहले किससे कर रहे थे, राव चुंडा से, यानी लक्ष्य सिंह के बड़े बेटे से कर रहे थे। लेकिन जब ये घटना घटी और उनको मालूम पड़ा तो राव चुंडा ने तो कसम खा ली कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, मेरे पिताजी करना हो तो करे, लेकिन मैं अब शादी हंसाबाई से तो नहीं करूंगा। तो रणमल राठौर के पास में जब ये जानकारी मिल रही है कि भाई लक्ष्य सिंह ने इस तरह का जो है वो बात प्रकट की है, तो रणमल राठौर वापस ये मैसेज भेजते हैं कि वो अपनी बहन की शादी जो है वो लक्ष्य सिंह या लाखा से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि हंसाबाई और लक्ष्य सिंह या लाखा का जो बेटा होगा वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। अब यहां पर उत्तराधिकारी का विवाद आरंभ होगा, क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्य सिंह या लाखा के तो राणा चुंडा जो है वो बड़े पुत्र है ही है। तो इस बात की जानकारी जब राणा चुंडा को मिलती है कि भाई रणमल राठौर ने ये शर्त रखी है कि वो अपनी बहन की शादी हंसाबाई की लक्ष्य सिंह से करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ही होगी कि लक्ष्य सिंह और हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का महाराणा बनेगा। तो राणा चुंडा ने बहुत ही मतलब आप कहे कि सहर्ष ये जो वादा कर दिया, रणमल राठौर को कह दिया कि आप अपनी बहन की शादी कीजिए और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इसलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। एक भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि वो मेवाड़ की गद्दी प्राप्त नहीं करेंगे। कौन होंगे? लक्ष्य सिंह और हंसाबाई की जो संतान होगी, पुत्र होगा, वो मेवाड़ का महाराणा बनेगा, जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? राणा चुंडा है। कालांतर में इनके एक बेटा होता है मोकल, और जो इनकी गद्दी पर बैठता है। तो विवाह की शर्त के अनुसार हंसाबाई का पुत्र कौन बैठेगा? मोकल वहां की गद्दी पर बैठता है। अब जब हंसाबाई का बेटा ये मोकल गद्दी पर बैठा तो शुरुआत के अंदर जो राणा चुंडा है वो, ये राव चुंडा नहीं, ध्यान रखे राणा चुंडा है, ये बार बार जो है राव चुंडा का उच्चारण हो जाता है, आप उसको राणा चुंडा जो है माने। राणा चुंडा जो है वो इनके संरक्षक होते हैं, लेकिन हंसाबाई के मन में ये संदेह आ जाता है कि इनके प्रति, राणा चुंडा के प्रति
तो फिर बाद में राणा चुंडा वहां से चित्तौड़ छोड़ के चले जाते हैं, यानी शंका की दृष्टि से थोड़ा देखती है हंसाबाई, तो ये चित्तौड़ छोड़ करके मांडू चले जाते हैं वहां से। और बाद में रणमल राठौड़ जो मेवाड़ के हैं, सॉरी मारवाड़ के, तो हंसाबाई उनको बुलाती है अपने बेटे के संरक्षक के लिए, और रणमल राठौड़ जो है वो मोकल का संरक्षक बनता है। अब यहाँ पर जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है वो ये था कि रणमल राठौड़ मारवाड़ से राठौड़ों को बुला बुला करके वह ऊंचे ऊंचे पदों पर जो है मेवाड़ के शासन में ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करता है। और रणमल राठौड़ के कहने पर फिर आगे चल करके कालांतर में चाचा और मेरा ने जो है वो मोकल की हत्या 1433 में कर दी। तो इसी के साथ में ये जो है आपका जो लक्ष्य सिंह वाला जो टॉपिक है यहाँ पर खत्म होता है। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखते हैं। मोकल के बाद में जो है वो गद्दी पर बैठते हैं वो है महाराणा कुंभा। ध्यान रखें, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अभी तक के हमने जो पढ़ा है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है ये, और एग्जाम में हर बार इनसे संबंधित कोई न कोई प्रश्न पूछा जरूर जाता है। महाराणा कुंभा के बारे में, इनका शासनकाल है 1433 से 68 तक। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी, पिता का नाम है महाराणा मोकल। इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है इनकी उपाधियों को लेकर के, कि महाराणा कुंभा की जो उपाधियां है, तो हम वैसे तो 200 प्रकार की उपाधियों का जिक्र हमें मिलता है, उससे भी ज्यादा, लेकिन महत्वपूर्ण जो उपाधियां है उसमें अभिनव भट्टाचार्य, राणा राय, राजगुरु, आल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, हिंदू सुल्तान। ध्यान रखें, ये हिंदू सुल्तान है, महाराणा कुंभा हिंदू सुल्तान, महाराणा कुंभा जो है वो हिंदू सुल्तान है, महाराणा कुंभा है वो हिंदू पथ है, और महाराणा प्रताप है वो हिंदुआ सूरज है। ये ध्यान रखें। हम मेवाड़ का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो मेवाड़ के इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण शासक है तो इनकी जो उपाधियां हैं, तो महाराणा कुंभा ने जो उपाधि धारण की थी हिंदू सुल्तान की, इनके वंशज आगे चलकर एक हुए हैं राणा सांगा, उन्होंने उपाधि धारण की थी हिंदू पथ, और इनसे आगे जो शासक हुए हैं वो है महाराणा प्रताप, उन्होंने की थी हिंदुआ सूरज। थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो जब ये महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे तो पहली इनकी प्राथमिकता क्या है? एक तो प्राथमिकता है कि इनके पिता की जो हत्या हुई थी, हम सभी जानते हैं कि इनकी हत्या, मोकल की हत्या किसने की थी? रणमल के कहने पर चाचा और मेरा नामक के 2 व्यक्तियों ने की थी, तो इनका बदला लेना है। दूसरा, साम्राज्य के अंदर जो रणमल राठौड़ का जो प्रभाव है, जो एक प्रभाव था कि वे राठौड़ों को ऊंचे ऊंचे पद दे करके जो मेवाड़ी जो सरदार थे उनकी जो अवहेलना हो रही थी, उनका तिरस्कार हो रहा था, डिमोरलाइज किया जा रहा था, तो वापस मेवाड़ी सरदारों का जो प्रभुत्व वापस मेवाड़ के अंदर शासन में बढ़ाना था। ये 2 महत्वपूर्ण जो एक जिम्मेदारी इनके ऊपर आई थी। अब चाचा और मेरा जो कहते हैं कि बाद में जो है महमूद खिलजी की शरण में चले गए हैं, और अब हम संक्षिप्त में समझिए कि चाचा और मेरा की भी हत्या हो जाती है, और उसके बाद में जो है महाराणा कुंभा ने बड़े ही एक दूरदर्शिता से वो रणमल जो राठौड़ है उनकी भी हत्या करवा देता है। हालांकि सब कहानियां हैं, हमें कहानियों में नहीं जाना है। हाँ, महत्वपूर्ण बात हम समझेंगे। तो महत्वपूर्ण बात हमें ये देखनी है, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा है। विजय स्तंभ है, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टॉवर, ये जो 1440 और 48 के बीच में ये जो महाराणा कुंभा के द्वारा ये जो बनाया गया है मालवा विजय और उनके उपलक्ष्य में, तो इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बात है? तो मालवा विजय पर ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ये
जो है वो कीर्ति स्तंभ कुछ कह सकते हैं या विजय स्तंभ कह सकते हैं, उसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता। तो कीर्ति स्तंभ को या विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं, इसको विक्ट्री टॉवर भी कहते हैं। इसको क्या कहा गया है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। सांस्कृतिक उपलब्धियां ज्यादा है महाराणा कुंभा की हमें, और इससे संबंधित प्रश्न बहुत कई बार पूछे जाते हैं और ज्यादा पूछे गए। इसके अलावा इसको मूर्तियों का अजायब घर या शब्दकोश भी कहा जाता है। इतनी सारी मूर्तियां इसलिए इसको मूर्तियों का अजायब घर भी बोलते हैं। आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है उसके अंदर भी ये कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का हमारा जो प्रतीक चिन्ह है उसके अंदर भी ये विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी, ये 9 मंजिला है और 120 फीट की हाइट है इनकी। इनके वास्तुकार कौन है? जैता, नापा और पूंजा, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मतलब कुतुब मीनार से भी बेहतर बनाया है। ध्यान रखें इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य है कीर्ति स्तंभ के बारे में चित्तौड़ के, ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, और बाकी ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का है, ये मूर्तियों का अजायब घर है या शब्दकोश है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश है। ये सब महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं। यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो जीजा या जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का, और इसके रचनाकार थे महर्षि अत्रि, और हालांकि अधूरी थी, बाद में इनके बेटे महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था। ये कहाँ पर है? विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर दूरी पर। और ये पूरा काम कब हुआ है? 1460 के अंदर। तो हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से कुंभा के द्वारा तो बाद में रणमल राठौर की हत्या कर दी जाती है। एक बार फिर, हालांकि पहले मैंने पढ़ा है तो एक बार फिर से देख ले कि रणमल राठौर का जो प्रभाव था, उन प्रभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से नीति अपनाई, और उनकी एक जो दासी थी भारमली, उस भारमली के सहयोग से कुंभा जो है वो रणमल राठौर को जहर देके इनकी हत्या करवा देता है। और रणमल राठौर के ही आगे चलकर जो वंशज हुए हैं वो है राव जोधा। ध्यान के जिस समय रणमल राठौर की हत्या की गई मेवाड़ के अंदर, दासी भारमली के सहयोग से इनकी हत्या की गई, महाराणा कुंभा ने इनकी हत्या करवाई, उसमें राव जोधा भी वही था। हालांकि ये वहां से भाग के मंडोर आ गया, और इसी राव जोधा ने 1459 के अंदर या 1459 में जोधपुर बसाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसकी नींव रिद्धिबाई या करणी माता ने रखी थी। ध्यान रखें, जोधपुर दुर्ग की नींव किसने रखी है? मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव वो रखी थी करणी माता ने। करणी माता के बारे में हम सभी जानते हैं, और ये जो है वो बीकानेर या राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती है। राठौड़ों की कुल देवी तो वैसे नागणेशी माता है, और इनकी इष्ट देवी जो है वो करणी माता है। मेवाड़ के जो राणा हैं उनकी जो कुल देवी है वो बाण माता है, और राठौड़ों की जो कुल देवी वो है नागणेशी माता। महाराणा कुंभा के काल में ही राव जोधा और इनके बाद यानी क्योंकि जब रणमल को मार दिया गया तो राव जोधा वहां से भाग गया, फिर जोधपुर आ गया। जोधपुर में बाद में फिर क्योंकि इनकी बुआ थी वो हंसाबाई, रणमल की बहन थी और राव जोधा की बुआ थी, तो बुआ ने फिर कुंभा और राव जोधा के बीच में एक संधि कराई जिसको आवल बावल की संधि कहते हैं। ये हंसाबाई ने करवाई थी। यानी इस संधि के द्वारा उसने मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जो दुश्मनी चल रही थी, उसको खत्म करने का प्रयत्न किया और मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया। सीमांकन कहते हैं कि सोजित इसका बिंदु तय किया गया, ऐसा इतिहास में इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो
इसके अलावा हमें महाराणा कुंभा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं वीर विनोद जो श्यामल दास ने लिखा है। वो ये बताते हैं कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उसमें से 32 दुर्ग का निर्माण जो महाराणा कुंभा ने करवाया। यानी महाराणा कुंभा का जो काल है वो स्थापत्य कला का, मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। बहुत बड़े स्थापत्यकार जिनके काल में स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई थी। कुंभलगढ़ का निर्माण भी इन्होंने कहते हैं कि रानी कुंभल की याद में करवाया गया था। और कुंभलगढ़ के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसकी दीवार जो है 36 किलोमीटर तक लंबी दीवार है, ये बहुत बड़ी है, काफी बुलंदी पर ये है। इसको कटारगढ़ भी बोलते थे, जिसमें महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, और इसको मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। आंख इसलिए क्योंकि इतनी हाइट पे जो बना हुआ है कि वहां पर कटारगढ़ जो ऊपरी इसका जो भाग है वहां पर अगर बैठ करके हमें या यूं कहे कि कुंभलगढ़ से पूरे मेवाड़ पर दृष्टि रखी जा सकती है, इसलिए इसको मेवाड़ की आंख बोला जाता है। अबुल फजल ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि दुर्ग देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। वो कहते हैं कि अगर इस दुर्ग को हम उसका शीर्ष भाग देखने की कोशिश करें तो सिर की पगड़ी नीचे जो है वो गिर जाएगी। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाए? तो ये बसंती दुर्ग बनाया। बसंती दुर्ग कहाँ बनाया? सिरोही के अंदर। इसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग उन्होंने आबू में बनाया है, ये भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कुशल माता का मंदिर जो है बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया है इन्होंने। इसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ में बनवाया है। इसके अलावा हमें ये जानकारी देता है कुंभलगढ़ शिलालेख कुंभा के बारे में जानकारी देता है, जिसको 1460 का है। ये कुंभल महेश भट्ट ने इसको पूरा किया है और इसमें हमें संगीत वगैरह के इसके बारे में जानकारी देता है। कुंभा के संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास, ये भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। कुंभा स्वयं भी बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने भी जैसे ग्रंथ लिखे हैं। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए, जैसे कि ये दुर्गों के बारे में कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्ग है, या किसी एक दुर्ग के बारे में पूछ लिया कि इसका निर्माण किसने करवाया है, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें ये याद रखने, फैक्ट है और फैक्ट को आपको याद रखने हैं। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई है और स्वयं भी बहुत बड़े अच्छे जो है वो विद्वान थे। तो इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, शुद्ध प्रबंध है या शूड प्रबंध जिसको बोलते हैं, या रसिक प्रिया है, ये ग्रंथ उनके द्वारा लिखे हुए। ध्यान रखें, कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई या बागेश्वरी, ये भी महान संगीतज्ञ थी। तो अगर पूछा जाए कि भाई ये रमाबाई कौन थी या बागेश्वरी कौन थी, तो ये महाराणा कुंभा की पुत्री थी और ये भी महान संगीतज्ञ थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं महाराणा कुंभा के बारे में जो आपको याद करनी है। कुंभा ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की भी रचना की थी, इसको पूरा करने का श्रेय है। इसकी जो तुलना एकलिंग महात्म्य की, इसकी तुलना पुराणों से की गई है। और इनकी जो है वो वैतनिक कवि कान्हा व्यास। कुंभा का बेटा उदा, ध्यान रखिए कुंभा का बेटा कौन है? उदा है। और उदा का जो शासनकाल है 1468 से 73 तक माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखें, ये कुंभा का हमने जो इतना पढ़ा है, अब इसका बेटा है उदा। कहते हैं कि कटार से इसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और इसलिए इसको पितृहंता बोला जाता है, मेवाड़ का पितृहंता। जो कोई मेवाड़ का पितृहंता है वो उदा को माना जाता है, क्योंकि उदा ने अपने पिताजी जो है कुंभा की हत्या कर दी थी कटार घोंप करके। इसके बाद में हालांकि उदा तो आगे चल करके कहते हैं कि कोई कहते हैं कि बिजली गिरने से मर गया, कोई कहते हैं कि किसी युद्ध में मरा। हालांकि इसके बारे में हमें विवाद में नहीं है, हमें तथ्य याद रखना है कि इसकी हत्या, कुंभा की हत्या किसने की थी? तो उसके बेटे उदा ने की थी, कटार से पिता की। कुंभा के बाद में जो गद्दी पर बैठे हैं वो बैठे हैं रायमल, कुंभा का दूसरा बेटा राजा बना। और उदा की तो इसकी हत्या हो गई थी, बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी, और इसको पितृहंता बोला जाता है। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट जो शासक है हमारा, वो है हमारा आपका महाराणा रायमल।
1473 से लेकर के 1509 तक। ठीक है, तो कुंभा का जो शासनकाल है वो खत्म होने के बाद में जो है वो हमने पढ़ा ही है कि कुंभा का शासनकाल एक बार आप फिर देख ले। कुंभा का शासनकाल यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए। ये कुंभा, महाराणा कुंभा जो है 33 से 68। ठीक है, और उसके बाद में महत्वपूर्ण शासक जो हम ध्यान रखें, इस वीडियो के द्वारा हम महत्वपूर्ण शासक जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ रहे हैं। तो कुंभा के बाद में जो महत्वपूर्ण जो शासक बने हैं वो है महाराणा रायमल। ठीक है, हम महत्वपूर्ण शासकों की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें हम क्रम वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और उनके जो महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ रहे हैं। महाराणा रायमल के तीन बेटे कौन कौन से? पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह, जो आगे चल के राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्यान रखें, अब इनके बारे में दो तीन जो दंत कथा हमें मिलती है, और हालांकि सबसे बड़ा बेटा पृथ्वीराज है, उसके बाद जयमल है और सबसे छोटा बेटा है राणा संग्राम सिंह। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है ये राज्य उत्तराधिकारी तो ये होना चाहिए। कहते हैं कि ये लोग जो है इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इसी में राणा सांगा की जो है एक आंख जो है वो चली जाती है। खैर, तो इन दोनों के इन तीनों में संघर्ष होता है बाद में इस उत्तराधिकार के संघर्ष में। हालांकि कहानियां मिलती है, हम कहानियों का जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे, ये फुर्सत के क्षणों वाली बात होती है, अभी कहानियों को बताने का समय नहीं है। तो महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा है वो शासक बनते हैं रायमल के बाद में। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक हम बात करेंगे बाद में ये। और जब इनके उत्तराधिकार का ये झगड़ा होता है तो करमचंद पवार के पास में ये अजमेर चले जाते हैं और वहां पर काफी समय तक रहते हैं। और जब ये राणा संग्राम सिंह वापस शासक बनते हैं, क्योंकि राणा रायमल के बाद में महत्वपूर्ण जो शासक बने हैं वो राणा संग्राम सिंह हैं, तो करमचंद पवार जो इनको मुसीबत के समय राणा संग्राम सिंह को सहायता करता है, जब इनके भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा होता है और ये भाग करके इधर इधर भटक रहे होते हैं, उस दौरान अजमेर के पास में एक जो स्थान है वो है श्रीनगर। उस श्रीनगर के अंदर ये जाकर के शरण लेते हैं। कहाँ, किसके जाकर के पास में? वो है करमचंद पवार के पास में। तो जब राणा सांगा या संग्राम सिंह वापस शासक बनते हैं तो इसी करमचंद पवार को वो रावत की उपाधि देते हैं। तो ध्यान रखें, ये इनके महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं वो है महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखें, अब तक जो हमने पढ़ा है मेवाड़ के शासकों के बारे में, उसका आपको एक बार फिर से एग्जाम देने जब जाओ आप, तो उसको इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसका आपको जरूर फायदा होगा। और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल है 1509 से लेकर के 1528। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है इतिहास के ये, मेवाड़ के इतिहास में, और मेवाड़ी नहीं, हमें पूरे भारतीय इतिहास में भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है महाराणा सांगा या संग्राम सिंह का, और उसका अध्ययन हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो ध्यान रखें आप लोग, तब तक अपना अध्ययन जारी रखें और नेक्स्ट वीडियो में हम वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।